हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ये जो हमारा वीडियो रहता है ये रहता है एपगार स्कोरिंग। हमने कहा था कि चार पांच टाइप के स्केल रहते हैं, जैसे एपगार स्कोर है, ग्लासगो कोमा स्केल है, ब्रेडन स्केल है ना, बिशप स्कोर है। तो ये चार पांच टाइप के स्केल रहते हैं, स्कोरिंग रहती है, जहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हर एग्जाम में एक दो चार क्वेश्चन जो है यहाँ से इन स्कोरिंग से आते ही आते रहते हैं। तो नोरसेट 2023 के पर्पज ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं हम एपगार स्कोरिंग के बारे में। अनदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो है स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो शुरू करते हैं हम एपगार स्कोरिंग। क्या है एपगार स्कोर? तो एपगार स्कोर किसने दिया? तो एपगार स्कोर विर्जीनिया एपगार नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे। किसने दिया था? गिवन बाय विर्जीनिया एपगार, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विर्जीनिया एपगार। और उन्हीं के नाम पे ही क्या किया गया, इस स्कोर का नाम पड़ा एपगार स्कोरिंग। और ये कब दिया? 1952 में दिया। कब दिया गया? 1952 में। कौन थे विर्जीनिया एपगार? तो ये जो है ये अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ये अमेरिका के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। तो हमने कहा कि ये कौन है? ये अमेरिकन एनास्थीसियोलॉजिस्ट है। क्या है? एनास्थीसियोलॉजिस्ट है। कौन? विर्जीनिया एपगार, जिन्होंने क्या दिया? एपगार स्कोरिंग दी। क्या है ये एपगार स्कोरिंग? तो ये क्या है? एक स्केल है। और स्केल कैसी? जो क्या करती है? क्वांटिटी बताती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव स्केल है। क्या है? क्वांटिटेटिव स्केल है। ये क्वांटिटी बताती है, या हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल है। क्या है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल है। तो अगर स्केल है तो स्केल है तो नंबरिंग होगी, और नंबरिंग होगी तो कितनी है? तो हमें बोला जा सकता है कि मिनिमम नंबर कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एपगार स्कोरिंग की मिनिमम नंबरिंग कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी, तो 0 से 10 इसका स्कोर रहता है। किसका? एपगार स्कोर का स्कोर कितना है? 0 से 10 रहता है। कितना? 0 से 10। 0 से 10 यानी कि मिनिमम तो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। मिनिमम तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है। और जो हमारा एपगार स्कोर है, इस स्कोर के 5 कंपोनेंट होते हैं। एपगार स्कोर जो है, एपगार स्कोर के क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। हैव 5 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें एपगार स्कोर के 5 कंपोनेंट के बारे में, तो सबसे पहले, जैसा ये नाम है वैसे ही कंपोनेंट है। और नाम क्या क्या है? तो ए, पी, जी, ए और आर। एपगार नाम है, उसी हिसाब से क्या है यहाँ कंपोनेंट है। तो ए पी जी ए आर। अब क्या है ए पी जी ए आर? तो ए का मतलब है कि अपीयरेंस कैसा है। ए क्या है? ए का मतलब है अपीयरेंस। ए मतलब अपीयरेंस। और अपीयरेंस का मतलब क्या है कि हम बच्चे को देखते हैं, और देखेंगे तब क्या देखेंगे? उसका स्किन का कलर कैसा है। तो अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हम क्या लेके चलते हैं? स्किन कलर। दूसरा है पी। पी का मतलब है पल्स रेट। क्या? पल्स रेट, या हम कह सकते हैं हार्ट रेट। तीसरा है ग्रीमेस। क्या? ग्रीमेस। और ग्रीमेस में हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सेस देखते हैं। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सेस देखते हैं। बच्चे के रिफ्लेक्स कैसे है, या उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या? फेशियल एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि बच्चा कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है ना। और जब भी रिफ्लेक्ट ग्रीमेस चेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? स्टिमुलेशन देने की जरूरत होती है बच्चे को। बिना स्टिमुलस के हम ग्रीमेस का पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स क्या होता है? तो रिफ्लेक्स क्या है? तो रिफ्लेक्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ बेबी, involuntary movement that shown by baby in response of any external stimulus
कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट बच्चे के द्वारा जो जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट शो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे आप पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ते हैं तो वहां आपने रिफ्लेक्स पढ़े होंगे, जैसे आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप मोरो रिफ्लेक्स पढ़ते हैं, है ना, मोरो रिफ्लेक्स है। इसके अलावा आपने प्लांटर रिफ्लेक्स पढ़ा होगा, बेबिंस की रिफ्लेक्स पढ़ा होगा, है ना, काफी सारे रिफ्लेक्स पढ़े होंगे। तो ये क्या होते हैं, तो इनमें क्या होता है, बच्चा जानबूझ के थोड़ी ना करता है, पर जब हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टिमुलस देते हैं तो स्टिमुलस देते ही तुरंत क्या कर देता है बच्चा, एक्टिविटी शो करता है उसके प्रति, तो उसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्सेस बोला। नेक्स्ट है ए, और ए का मतलब क्या है, एक्टिविटी। उसमें हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं। एक्टिविटी का मतलब यहाँ हम क्या चेक करेंगे, उसके अंदर मसल की टोन को चेक करेंगे कि बच्चा फ्लेक्शन एक्सटेंशन शो कर रहा है, फ्लैसिड पड़ा है, एटोनिक रिफ्लेक्सिक है, यानी कि उसके अंदर हम क्या देखेंगे, मसल टोन यानी कि एक्टिविटी। और आर, आर का मतलब है हम क्या देखेंगे, रेस्पायरेटरी, रेट नहीं, पैटर्न, क्या, रेस्पायरेटरी पैटर्न देखेंगे। तो 5 एलिमेंट हमारे सामने आए, ए पी जी ए आर, और ए का मतलब है अपीयरेंस यानी कि स्किन कलर, पी का मतलब पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट, जी का मतलब ग्रीमेस, ग्रीमेस यानी कि उसके रिफ्लेक्सेस, उसके एक्सप्रेशंस, ए का मतलब एक्टिविटी यानी कि मसल टोन, और आर का मतलब रेस्पिरेटरी पैटर्न, क्या, रेस्पिरेटरी पैटर्न। अब क्या, तब अगर बात करें तो जो है क्या क्या कैसे कैसे इसको नंबरिंग दी जाएगी, तो बात करते हैं एप्गार स्कोरिंग के बारे में। अब हम स्कोर देते हैं, बच्चे को स्कोरिंग देंगे, और स्कोरिंग के बारे में अगर बात करें तो एक टेबल बना के चलेंगे, हम टेबल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टेबल बना के चलेंगे, ये हम टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ क्या है, हमने क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट। यहाँ हम नंबरिंग देंगे 0, 1 और 2, क्या, 0, 1 और 2। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, नंबरिंग देंगे। और हमारे पास कंपोनेंट क्या है, तो एक नंबर कंपोनेंट हमारा क्या है, वो है अपीयरेंस, क्या, अपीयरेंस। और हमने कहा अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं, क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं। अब स्किन कलर कैसा हो सकता है, तो स्किन कलर जो है, या तो क्या हो सकता है, बच्चा नीला हो सकता है, या बच्चा आधा नीला और आधा पिंक हो सकता है, या बच्चा क्या हो सकता है, कंप्लीट पिंक हो सकता है। क्योंकि बच्चे का नॉर्मल कलर कैसा है, तो नॉर्मल कलर पिंक कलर की बॉडी होती है। तो क्या हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि या तो पूरा का पूरा बच्चा ही नीला पैदा हो, है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि बच्चे में क्या हो रखा है, साइनोसिस हो रखा है। और साइनोसिस भी कौन सा, कि सेंट्रल टाइप का साइनोसिस है, यानी कि ब्लू बेबी है। तो अगर बच्चा क्या है, नीला पैदा हुआ है, ब्लू बेबी है, बच्चे में कंप्लीट साइनोसिस है, तो हम बोल देंगे कि बच्चा क्या है, क्या, कितने नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। एप्गार स्कोरिंग में अपीयरेंस का कितना नंबर आएगा, 0 नंबर। और अगर बच्चे के क्या है, हाथ पैर जो है वो तो क्या है, नीले नीले हैं, बाकी बच्चा जो है वो पिंक पिंक है, तो हम कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर। और अगर हाथ पैर नीले नीले हैं और बाकी बच्चा पिंक पिंक है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एक्रोसाइनोसिस, क्या, एक्रोसाइनोसिस। और अगर एक्रोसाइनोसिस है तो हम कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर। और कंप्लीट बेबी पिंक है, अगर बेबी क्या है, पिंक है, तो कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, कितना नंबर, 2 नंबर। चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा कंडीशन है, दूसरा हमारा जो है कंपोनेंट जो रहता है वो क्या रहता है, तो सेकंड कंपोनेंट है पल्स रेट, क्या, पल्स रेट, कि हम बच्चे का क्या देखेंगे,
पल्स रेट देखेंगे। और अगर पल्स रेट के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न है उसकी नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो कितना होता है, तो नॉर्मली 120 टू 160 होता है। और एक रेंज में मैं बात करूं तो 140 बीट पर मिनट। अब क्या है कि हमने कहा कि नॉर्मल क्या है 120 से 160, और 120 से जो है अगर 120 से कम यानी कि 100 से कम लेके चलो, मैं अगर 100 से कम है तो क्या कह देंगे, हम बोल देंगे कि कितने नंबर देंगे, एक नंबर देंगे। अगर 100 बीट पर मिनट से कम है तो हम बोल देंगे एक नंबर है, और अगर 100 से ज्यादा हुई नॉर्मल की तरफ है तो हम बोल देंगे कि दो नंबर देंगे। तो जीरो कब दे, तो अगर पल्स आ ही नहीं रही है, एब्सेंट पल्स रेट है, तो कितना देंगे, जीरो नंबर दे देंगे। कितना नंबर देंगे, जीरो नंबर। नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट है जी। और जी हमारा क्या था, ग्रीमेस। क्या था रे, ग्रीमेस। और ग्रीमेस में हमने कहा था कि हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस। और रिफ्लेक्सेस होता क्या है, तो हमें कहा रिफ्लेक्सेस अब नॉर्मल मूवमेंट, सॉरी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं जो बच्चे के द्वारा स्टिमुलेशन देने पे शो किए जाते हैं। तो ग्रीमेस, और ग्रीमेस में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सेस। और आपने क्या किया, जैसे कोई बच्चा है और बच्चे को आपने क्या किया, फ्लिकिंग किया सोल के ऊपर, और जैसे आपने बच्चे के सोल के ऊपर फ्लिकिंग किया पर बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी कि बच्चे में कोई रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिला, तो आप बोल देंगे कितना नंबर देंगे, जीरो नंबर दे देंगे। कितना नंबर, जीरो नंबर। तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया या नो रिफ्लेक्स हो तो हम क्या कह देंगे कि जीरो नंबर है। अगर क्या है, हल्का सा क्या किया है, बच्चे ने रिफ्लेक्स शो किया है या हल्का सा ग्राइमेस शो करा है, जैसे आपने बच्चे के सोल के ऊपर फ्लिकिंग किया तो बच्चे ने थोड़ा सा मुंह बनाया और वापिस हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि बच्चा क्या है, थोड़ा लेस एक्टिव टाइप का है, कम रिफ्लेक्स शो कर रहा है, माइल्ड रिफ्लेक्स है या माइल्ड ग्रीमेस है, या क्या है, माइल्ड ग्रीमेस है। तो कितना नंबर दे देंगे, एक नंबर। और जैसे आपने फ्लिक किया और बच्चा जोर जोर से रो रहा है, एक दो मिनट जोर जोर से दबा के बच्चे ने क्राई की, और उसके बाद क्या है, बच्चा शांत हो गया है, तो हम बोल देंगे कि क्या है, दो नंबर। यानी कि बच्चा व्याग्रस क्राई कर रहा है, बच्चा खूब दबा के रो रहा है, गुड क्राई कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, दो नंबर दे देंगे। कितना नंबर दे देंगे, दो नंबर दे देंगे। और चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट की तरफ, और फोर्थ कंपोनेंट था एक्टिविटी। क्या, एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं मूवमेंट। क्या, एक्टिविटी या मूवमेंट। और एक्टिविटी या मूवमेंट, जैसे आपने क्या किया, बच्चे को कोई स्टिमुलस दिया और स्टिमुलस देने पे बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसे पड़ा है जैसे कि मरा हुआ बच्चा पड़ा हो, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। बच्चा कैसा है, फ्लैसिड है। बच्चा कैसा है, फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब कि ना तो जिसमें टोन हो और ना जिसमें रिफ्लेक्स हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। ए टोनिक ए रिफ्लेक्सिव है। क्या नंबर दे दोगे, जीरो नंबर। जैसे आपने क्या किया, हल्का सा स्टिमुलस दिया तो बच्चे ने बिल्कुल थोड़ा सा क्या किया, फ्लैक्शन शो किया, मिनिमल फ्लैक्शन किया, और वापस से बच्चा जो है वो क्या हो गया है, सो गया है। तो हम बोल देंगे कि मिनिमल फ्लैक्शन शो किया, और कितना नंबर दे देंगे, एक नंबर। अगर बच्चा मिनिमल फ्लैक्शन शो कर रहा है, एक नंबर दे देंगे। और बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिवली मूव है, अच्छी तरह हाथ पैर मार रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो हम बोल देंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, गुड एक्टिविटी कर रहा है। बच्चा क्या है, अच्छा फ्लेक्शन एक्सटेंशन शो कर रहा है, बच्चे की मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। कितना नंबर दे दो, दो नंबर दे दो। अगर बच्चा क्या है, गुड फ्लेक्शन शो कर रहा है, गुड अच्छी मूवमेंट कर रहा है, तो कितना नंबर दे देंगे, दो नंबर दे देंगे। अगर गुड फ्लेक्शन कर रहा है, बच्चा एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट, तो कितना नंबर देंगे, दो नंबर दे देंगे, दो। चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, रेस्पिरेटरी पैटर्न। क्या, रेस्पिरेटरी पैटर्न। यहाँ हम रेस्पिरेटरी रेट काउंट नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न काउंट करते हैं। हम बच्चे का पैटर्न देखते हैं और बच्चे के अंदर कैसा पैटर्न होता है, तो बच्चे में एब्डोमिनल रेस्पिरेशन देखने मिलता है। बच्चे में कैसा रेस्पिरेशन होता है, तो बच्चे में एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन का मतलब
कि बच्चा क्या करता है, जब भी सांस लेता है तो क्या करता है, एब्डोमेन को काम में लेता है, और एब्डोमेन क्या है, बाहर की तरफ आता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो अगर क्या है कि रेस्पिरेटरी पैटर्न बच्चे में एब्सेंट है, कि देखने को नहीं मिल रहा है, अगर एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है कि 0 नंबर दे देंगे। अगर रेस्पिरेशन क्या है, इरेगुलर है, कभी तो क्या है चेस्ट अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो रही है, कभी बाहर की तरफ जा रही है, कभी एब्डोमेन अंदर की तरफ आ रहा है, कभी एब्डोमेन बाहर की तरफ, यानी कि दोनों में क्या है, अगर अबनॉर्मलिटी चल रही है तो हम इरेगुलर बोलेंगे, और इरेगुलर है तो 1 नंबर। और अगर रेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न है तो हम बोल देंगे कितना नंबर, 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर दे दिया जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एप्गार स्कोरिंग के कंपोनेंट को सीख लेंगे। अब बात ये आती है कि एप्गार स्कोरिंग करते कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एप्गार स्कोरिंग कब की जाती है। तो हमने देखा कि एप्गार स्कोर होता क्या है। अब बात ये है कि एप्गार स्कोरिंग कब करते हैं और एप्गार स्कोरिंग कब करनी होती है। तो एप्गार स्कोरिंग का जो टाइम है, एप्गार स्कोरिंग कब करनी होती है, तो एप्गार स्कोरिंग का जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, तो वो रहता है कि आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, और 5 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। विद इन 1 मिनट एंड 5 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर और 5 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म करना होता है एप्गार स्कोरिंग को। करने का कारण क्या है कि हम एप्गार स्कोरिंग करते क्यों है। अभी जन्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया, हमने देख लिया, और देखने के बाद हम 1 मिनट पे देखा बच्चा ठीक है, तब 5 मिनट पे काई को देखना है, क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी। तो 5 मिनट पे देखने का, यानी कि एप्गार स्कोरिंग करने का पर्पज क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, हम एसेस करते हैं किसको, उस बच्चे को, किसके लिए, कि ये बच्चा इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि बच्चे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एप्गार स्कोरिंग की जाती है। तो क्या है एप्गार स्कोरिंग, तो टू एसेस द चाइल्ड फॉर एडजस्टमेंट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बच्चे को किसके लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एप्गार स्कोरिंग परफॉर्म करते हैं, है ना। तो एप्गार स्कोरिंग कब कब करना होता है, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे 2 बार एप्गार स्कोरिंग करनी होती है। और करने का कारण क्या होता है कि हम क्या चेक करते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसका पता लगाने के लिए चाइल्ड नेम या न्यू बॉर्न जो अच्छा ऑप्शन रहेगा, न्यू बॉर्न, न्यूबॉर्न फॉर एडजस्टमेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, जब हमने एप्गार स्कोरिंग की, तो एप्गार स्कोरिंग जो है कितना कितना आए तो अच्छा है और कितना आए तो बुरा रहेगा बच्चे के लिए। तो जब आप क्या कर रहे हैं, एप्गार स्कोरिंग कर रहे हैं, और एप्गार स्कोरिंग क्या है कि अगर 0 से 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 से 3 आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि बच्चे के अंदर क्या है, कंडीशन जो है वो सीवियर है। क्या है, सीवियर है, यानी कि मेजर प्रॉब्लम अक्रेंस है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर प्रॉब्लम है। अगर एप्गार स्कोर 4 से 7 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि मॉडरेट प्रॉब्लम है। क्या है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, मॉडरेट। और अगर 8 से 10 एप्गार स्कोर आ रहा है, 8 से 10, तो माइल्ड या नॉर्मल कंडीशन है। क्या है, माइल्ड या नॉर्मल है। तो अगर माइल्ड या नॉर्मल है तब तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर अगर कंडीशन मॉडरेट है और सीवियर है तो फिर क्या करें। तो अगर मॉडरेट कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना होता है, जो प्रॉब्लम है उनको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, तो आपने क्या करना है, जो बच्चा है उसको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, उसको क्या देना है, आपने स्टिमुलेशन देना है। बच्चे को क्या करते हैं, स्टिमुलेट किया जाता है। इसके अलावा उसका क्या करते हैं, हम सक्शन करते हैं, है ना, सक्शन करते हैं। और सक्शन के लिए पहले कहाँ से, माउथ से, और उसके बाद नोज से सक्शन किया जाता है। फर्स्ट हम माउथ से करते हैं, देन सेकंड कहाँ से किया जाता है, नोज से सक्शन की जाती है। पहले माउथ से क्यों करते हैं, क्योंकि ओरल कैविटी जो है वो बड़ा होता है बच्चे का, और बड़ा होने की वजह से वहाँ सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होंगे। और अगर आपने पहले क्या कर दिया, नेजल नेजल कैविटी को सिक्रेट आउट किया,
तो क्या होगा, जैसे आप नेजल कैविटी में सक्शन कैथेटर को पुट अप करेंगे तो बच्चा स्टिमुलेट होगा और वो अचानक से क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। तो पहले आपने ओरल कैविटी से सक्शन करना है, उसके बाद आपने नेजल कैविटी को सक्शन करना है। तो क्या करना है, बच्चे को स्टिमुलेट करना है, सक्शन करना है, और अगर सैचुरेशन कम आ रहा है बच्चे का तो उस कंडीशन में आपने वहां क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अगर स्कोर 0 से 3 आ रहा है और कंडीशन अगर सीवियर है तो यहाँ क्या करना होगा, तो यहाँ बच्चे को रिससिटेशन का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ेगा, बच्चे को रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें बच्चे का क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रिससिटेशन, क्या होता है रिससिटेशन, अगर बात करें तो रिससिटेशन तो क्या है कि रिससिटेशन करते कैसे हैं, क्या स्टेप रहता है रिससिटेशन का। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। और स्टेप क्या है, तो स्टेप है TABC। क्या स्टेप रहेगा, TABC। क्या है TABC, टी का मतलब है टेम्परेचर रेगुलेशन, कि जब हम बच्चे को रिससिटेट करने जाएंगे तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है, हाइपोथर्मिया का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। होने का कारण होता है कि एक तो क्या है कि उसकी स्किन के नीचे इतनी अच्छी मात्रा में ब्राउन फैट नहीं होती है जो क्या करवा सके, हीट का प्रोडक्शन करवा सके बॉडी में। दूसरा क्या है कि बच्चे का हाइपोथैलेमस जो है वो इमैच्योर होता है, और बच्चे का हाइपोथैलेमस इमैच्योर होने की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करे, बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन करवाने का काम करता है। तो इसकी इसकी वजह से दोनों ही कारण रोल प्ले करते हैं कि बच्चा क्या नहीं कर पाता है, खुद की हीट को जनरेट नहीं कर पाता है, और बच्चे में हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, और बच्चा बहुत जल्दी किसमें चला जाता है, हाइपोथर्मिया में चला जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, बच्चे में टेम्परेचर रेगुलेशन करें। बच्चे को किससे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। किससे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया में ना जाए बच्चा, उससे बचाने के लिए क्या करें, तो उससे बचाने के लिए क्या करना है आपने, ड्राई द बेबी। बेबी को क्या करना है, ड्राई करके रखना है। क्या करके रखना है, बच्चे को ड्राई करना है। और क्या करना है, कवर द हेड ऑफ बेबी। क्या करना है, बच्चे के हेड को कवर करना है। क्यों, हेड को कवर क्यों करना है, हेड ऑफ बेबी, क्योंकि हेड जो है वो बड़ा पार्ट है बच्चे का। टोटल बॉडी का जो है 25% हिस्सा जो है वो हेड का रहता है, लगभग 12.5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के बच्चे के अंदर 12.5 सेंटीमीटर एरिया जो है वो हेड और नेक का रहता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि जो बच्चा है उसके हेड को क्या करना है, हमें कवर करके रखना है, ताकि उन्हें क्या कर सके, उसमें हीट लॉस से प्रिवेंट किया जा सके। तो सबसे बड़ा इशू तो क्या है, वहाँ टेम्परेचर का रहता है। सबसे पहले तो क्या करो, टेम्परेचर का रेगुलेशन करो। उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद बच्चे का एयरवे क्लियर करना है। क्या करना है, एयरवे जो है उसको आपने क्लियर करना है, एयरवे क्लियर करना है। पेटेंट बनाना है। क्या बनाना है, पेटेंट बनाना है। और उसको पेटेंट और क्लियर करने के लिए क्या करोगे, परफॉर्म सक्शनिंग। क्या परफॉर्म करोगे, सक्शन परफॉर्म की जाएगी। सक्शन क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। और सक्शन कहाँ से करना है, तो सक्शन फर्स्ट हमने कहाँ से करना है, फर्स्ट माउथ से। और सेकंड आप कहाँ परफॉर्म करोगे, सेकंड नंबर पे कहाँ से परफॉर्म करना है, नोज वाले एरिया से। तो एक नंबर पे तो कहाँ से परफॉर्म करेंगे, माउथ से। और 2 नंबर पे हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, नोज वाले एरिया से परफॉर्म करना है। जब भी आप सक्शन परफॉर्म करेंगे तो सक्शनिंग के दौरान, जब हम सक्शनिंग करते हैं तो न्यूबॉर्न के लिए प्रेशर की अगर बात करें, तो अगर सक्शन प्रेशर की बात करें तो सक्शन का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ सक्शन की अगर बात करें, तो अगर हम बात करें अडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए, और अगर न्यू बॉर्न या इन्फेंट के लिए अगर बात करें तो प्रेशर कितना होता है। तो एक अडल्ट के लिए जो प्रेशर रखा जाता है वो 100 से 120 mmHg रहता है। कितना प्रेशर रखते हैं हम, 100 to 120 mm of Hg। अगर चाइल्ड की बात करें तो बच्चे के लिए 50 to 80 mmHg। और अगर इन्फेंट के लिए बात करें तो इन्फेंट के लिए कितना करना होता है, तो इन्फेंट के लिए जो रहता है वो 20 टू 40 mm ऑफ Hg। इस तरीके से हमने क्या करना होता है, सक्शन के प्रेशर को रखना होता है। और यहाँ क्या करना है, आपने सक्शन के प्रेशर को मॉनिटर करना है, और सक्शन क्या है, अप्लाई करना है। जब भी सक्शन करते हैं तो जो सक्शन कैथेटर काम में लिया जाता है, जब भी सक्शन करते हैं तो क्या करते हैं हम, सक्शन कैथेटर को काम में लिया जाता है।
और जो सक्शन कैथेटर हम काम में लेते हैं उस सक्शन कैथेटर को किसके साथ मॉइस्ट करना होता है, तो मॉइस्ट करते हैं किसके साथ, मॉइस्ट विद नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन के साथ उसको क्या करना होता है, मॉइस्ट करना होता है। जब भी सक्शन कैथेटर को पुट करते हैं, पुट इनसाइड, तो उस दौरान क्या नहीं करना होता है, नेवर अप्लाई प्रेशर। जब अंदर की तरफ अप्लाई पुट कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या नहीं करना है, नेवर अप्लाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। तो कब करना है, तो व्हेन केम आउट या रिमूव आउट, जब आप बाहर निकाल रहे हैं, देन पुट या अप्लाई द सक्शन प्रेशर, अप्लाई, उस दौरान आपने क्या करना है, सक्शन प्रेशर को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और उस सक्शन प्रेशर को रोटेटिंग मैनर में निकालना होता है। अप्लाई सक्शन प्रेशर एंड रिमूव सक्शन कैथेटर इन रोटेटिंग मैनर। और जो आपका सक्शन कैथेटर है उसको रोटेटिंग मैनर में आपने क्या करना होता है, बाहर की तरफ निकालना होता है, ताकि क्या है वो एयरवे में क्या कर सके, चारों तरफ से क्या है सिक्रेशन को क्लियर कर सके, है ना। तो हमें क्या करना होता है, सक्शन के प्रेशर को मेंटेन करके रखना होता है। जब भी सक्शन कैथेटर काम मिलेंगे तो सक्शन कैथेटर को जब इंसर्ट करते हैं तो इसको जब अगर आपने मॉइस्चराइज करना है तो मॉइस्ट करने के लिए स्टेराइल एनएस को काम में लेते हैं। सक्शन कैथेटर को जब पुट करते हैं तब कभी भी प्रेशर को अप्लाई नहीं करना होता है। जब हम सक्शन कैथेटर को बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं तो उस दौरान हमने क्या करना होता है, सक्शन प्रेशर अप्लाई करना होता है। और उस दौरान हम क्या करते हैं, जो हमारा सक्शन कैथेटर है उसको रोटेटिंग मैनर में बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आपने फिर क्या करना है, जब आपने एयरवे क्लियरेंस कर लिया, एयरवे को जब आपने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रीदिंग को देखना है। क्या देखना है, ब्रीथिंग को देखना है, ब्रीदिंग को मॉनिटर करना है। क्या करना है, ब्रीदिंग को मॉनिटर करना है। अगर बच्चा ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, कोई ब्रेडीपनिया तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है ना, ऐसी कंडीशन तो उनके लिए आपने मॉनिटर करना है। और अगर उसके बाद आपको क्या है कि ऐसे लग रहा है कि बच्चा इफेक्टिवली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पर काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन काम में लिया जाएगा। और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किसके थ्रू देंगे हम, तो हमारा एम्बू बैग दिया जाता है। क्या काम में लेते हैं हम, एम्बू बैग के से करेंगे। किससे करते हैं, क्या काम मिलेंगे, एम्बू बैग। क्या यूज किया जाएगा, तो यूज किया जाएगा एम्बू बैग। क्या होता है एम्बू बैग, तो एम्बू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये क्या है, एम्बू का फुल फॉर्म रहता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि बैग एंड मास्क जो वेंटिलेशन होता है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। किसके अंदर, जिस पेशेंट के अंदर, यानी कि जिस बच्चे के अंदर क्या है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है। जिस बच्चे में क्या रहता है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की हिस्ट्री है, उस बच्चे के अंदर बैग और मास्क वेंटिलेशन को क्या करना होता है, परफॉर्म नहीं करना होता है। अगर आपने क्या किया वहाँ अगर बैग मास्क वेंटिलेशन काम मिलेंगे तो वो क्या नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। और बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ सकता है, आपको इंट्यूबेटेड रखना पड़ सकता है। तो इसलिए जिसके अंदर बैग डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हो तो उस कंडीशन में आपने वहां क्या नहीं करना है, बैग मास्क वेंटिलेशन नहीं करना है, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होगा। और इफेक्टिव नहीं होगा तो लंबे समय तक हाइपोक्सिया रहेगा और उसकी वजह से आपको बच्चे को लंबे समय तक क्या करना पड़ सकता है, इंट्यूबेटेड रखना पड़ सकता है। तो तीन स्टेप हुए हमारे, टी ए बी। और नेक्स्ट रहता है सर्कुलेशन। और उसके बाद हमने बच्चे को किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए असेस करना होता है। और सर्कुलेशन जो है असेस करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, पल्स चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, पल्स। और पल्स जो रहता है, पल्स जो रहती है, पल्स रेट या हार्ट रेट जो है वो क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एप्गार स्कोर का। अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एप्गार स्कोर, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एप्गार स्कोर, तो आप क्या बताएंगे, तो आपने बताना है पल्स रेट या हार्ट रेट। तो सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए पल्स रेट या हार्ट रेट को चेक करेंगे।
और अगर क्या है सर्कुलेशन ठीक है तो ठीक है, अगर सर्कुलेशन नहीं चल रहा है तो फिर आपने क्या करना होता है, वहाँ सीपीआर परफॉर्म करना होता है। अब क्या है, हम रिससिटेट कर रहे हैं बच्चे को, और रिससिटेशन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को इंट्यूबेट करना है। क्या करना है, बच्चे को इंट्यूबेट करना है। और जब हम उसको इंट्यूबेशन के लिए जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, जो ईटी ट्यूब डालने के लिए हमें लैरिंगोस्कोप का जरूरत होगा। क्या चाहिएगा, लैरिंगोस्कोप चाहिएगा, लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। और लैरिंगोस्कोप जो है ये क्या है, तो लैरिंगोस्कोप का काम लैरिंगो प्लस स्कोप, यानी कि जो क्या करे, यूज करते हैं, यूज टू विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, जिसको हम लैरिंग्स के विजुअलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं। यूज टू विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, जिसको लैरिंग्स के विजुअलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं, उसको लैरिंगोस्कोप कहते हैं। और लैरिंगोस्कोप जो है इसके दो पार्ट रहते हैं। लैरिंगोस्कोप जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पीछे जो पार्ट है इस तरीके से राउंड राउंड पार्ट रहता है, इस तरीके का राउंड पार्ट होता है। और इसके ऊपर यहाँ जो है ब्लेड के अटैच होने के लिए जो है स्पेस बना होता है। इस तरीके से यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है इसमें ब्लेड अटैच होता है, यहाँ इसमें क्या होता है, ब्लेड अटैच होता है। इस जगह से क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ब्लेड को अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या होता है, ब्लेड। तो ये क्या है, ये हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है। और ये क्या रहती है, ब्लेड रहती है। ये हैंडल है, और ये क्या है, ब्लेड वाला पार्ट है। सॉरी। अब क्या है कि ये जो ब्लेड है ये अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग रहती है। जैसे अगर बात करें कि बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर जो ब्लेड काम में लेते हैं, यहाँ स्ट्रेट ब्लेड काम में ली जाती है। यहाँ कौन सी ब्लेड काम में लेते हैं, स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड यूज की जाती है बच्चे के अंदर। अगर अडल्ट की बात करें, अडल्ट में कर्व्ड ब्लेड काम में लेते हैं। अडल्ट में कौन सी ब्लेड काम में लेते हैं, कर्व्ड ब्लेड लेते हैं, जो कुछ इस तरीके से रहती है। इस तरीके से, यानी कि जो आगे से जो है मुड़ी हुई होती है। ठीक नहीं बना, सॉरी। इस तरीके से आगे से कवर होती है ना। तो अडल्ट के अंदर कर्व्ड ब्लेड काम में लेते हैं, बच्चों में स्ट्रेट ब्लेड काम में ली जाती है। तो ये जो है ब्लेड काम में लेंगे। और ब्लेड जो है ये अलग अलग साइज के हिसाब से होती है, अलग अलग नंबरिंग होती है। तो अगर बच्चा क्या है हमारे पास, अगर प्री टर्म बेबी है तो प्री टर्म बेबी में 0 नंबर का ब्लेड काम में लेंगे। अगर बच्चा क्या है, प्री टर्म है, तो प्री टर्म बेबी में हम 0 नंबर का ब्लेड काम में लेते हैं। कितने नंबर का, 0 नंबर। और अगर बेबी क्या है, टर्म है, अगर टर्म बेबी है तो कितने नंबर का, 1 नंबर का ब्लेड काम में लिया जाएगा, 1 नंबर का। तो क्या है, लैरिंगोस्कोप काम में लेंगे। और लैरिंगोस्कोप क्या किस लिए काम में आता है, तो लैरिंग्स का विजुअलाइजेशन करने के लिए। और इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रेट ब्लेड को काम में लेंगे। इस तरीके का हमारा लैरिंगोस्कोप होता है। यहाँ इस पे क्या होता है, एक लाइट लगी रहती है, यहाँ एक ऐसे लाइट लगी रहती है, बल्ब टाइप बल्ब होता है, जो यहाँ से क्या करता है, लाइट देने का काम करता है, ताकि अंदर से लैरिंग्स को अच्छे से विजुअलाइज किया जाए। और ये जो है ये जो आपका पार्ट रहता है ब्लेड वाला पार्ट, और ये क्या रहता है, हैंडल वाला पार्ट रहता है। इसमें हैंडल में यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करके यहाँ इसमें क्या होता है, बैटरी डलती है, सेल डलते होते हैं। तो यहाँ आप क्या करते हैं, इसमें सेल डालते हैं, ताकि वो क्या है, इस लाइट को चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जब आपके पास लैरिंगोस्कोप आ गया है, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिएगा, ईटी ट्यूब चाहिएगा, क्योंकि आपने बच्चे को इंट्यूबेट करना है तो वहाँ ईटी ट्यूब डालना है ना। और ईटी ट्यूब चाहिए। ईटी ट्यूब कौन सा काम मिलेंगे आप, तो ईटी ट्यूब बच्चे में 2.5 mm से लेके 3.5 mm के ईटी ट्यूब काम में लिए जाएंगे। 2.5 mm से लेके 3.5 mm साइज के ईटी ट्यूब काम में लिए जाएंगे। अगर क्या है, अगर बच्चा प्री टर्म है, बच्चा क्या है, प्री टर्म है। और प्री टर्म में भी क्या, तो बच्चा अगर 28 वीक से छोटा है, या 28 वीक है, 28 या उससे छोटा है, और बच्चे का वजन जो है वो कितना है, << 2 kg है। बच्चे का वजन क्या है, << 2 kg है, और 28 वीक से छोटा है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, 2.5 mm का ट्यूब काम में लेना है। कितने का, 2.5 mm का ट्यूब काम में लेना है। अगर बच्चे का एज जो है वो 28 to 34 वीक है, कितना है, 28 to 34 वीक है, और बच्चे का वजन जो है वो 2 किलो से लेके 3 किलो के बीच में है,
तो आप 3 नंबर का एटीट्यूड काम में ले सकते हैं 3 mm का। अगर बच्चा क्या है 34 वीक से बड़ा है ना, क्या है बच्चा क्या है 34 वीक से बड़ा है पर अभी तक टर्म नहीं हुआ है कंप्लीट, टर्म से कम है, 37 वीक एज का है और बच्चे का वजन लगभग 3 kg के आसपास है, तो यहाँ आप 3.5 mm का ट्यूब डाल सकते हैं। कितने का? 3.5 mm का। और बच्चा मोर देन 37 यानी कि 38 वीक या 38 वीक या इससे ज्यादा एज का है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के अंदर 3.5 से 4 mm तक भी क्या कर सकते हैं, ट्यूब को काम में ले सकते हैं 3.5 से 4 mm। और लेंथ कितनी रहेगी ट्यूब की, कितनी लेंथ तक ट्यूब को इंसर्ट करना होता है, तो ट्यूब को लेंथ का इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, लगभग 9 सेंटीमीटर पे क्या करना होता है, ट्यूब को फिक्स करना होता है। ट्यूब पे नंबरिंग लगी होती है और उस नंबरिंग के हिसाब से लगभग 9 सेंटीमीटर तक क्या कर दिया जाता है, ट्यूब को अंदर फिक्स किया जाता है। और इस तरीके से हमने क्या कर लेना है, बच्चे के अंदर जो है रिससिटेट करके ब्रीदिंग को मैनेज कर लेना है। अगर बच्चा जो है रिससिटेशन करना पड़ा और अच्छे से सांस नहीं ले रहा है, बैग में मास्क वेंटिलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एटी ट्यूब डालेंगे। क्या डालेंगे, एटी ट्यूब। और फिर हमने कहा था कि हमारा TAB और बी के बाद का स्टेप क्या था, सर्कुलेशन था। और सर्कुलेशन हमने कहा कि हम क्या करते हैं, पल्स चेक करके देखें सर्कुलेशन आ रहा है कि नहीं। अगर एब्सेंट है तो फिर चेस्ट कंप्रेशन यानी आपका क्या रहता है, CPR दिया जाता है। क्या किया जाता है, चेस्ट कंप्रेशन, पूरा का पूरा CPR प्रोसीजर रहता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अलग से आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन होगा, देना पड़ेगा। और चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए न्यूबॉर्न में रेशियो जो रहता है वो 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर 90 कंप्रेशन और 30 वेंटिलेशन होते हैं। 1 मिनट में कितना, 90 और 30, और एक साइकिल में कितना, 3:1, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, बच्चे को मैनेज कर लेंगे। मेडिसिन जो है यहाँ बहुत ही कम दी जाती है, मेडिसिन को लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं बच्चों के अंदर। मेडिसिन जब तक हो सके तब तक जो है वो विदाउट मेडिसिन काम चलाना होता है। मेडिसिन लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। अगर आपको पूछा जाए कि जो है एक न्यू बॉर्न के अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिससिटेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है नीचे दिए गए में से जिसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो आपने बता देना है मेडिसिन। और अगर मेडिसिन देना भी पड़ा तो क्या देंगे, तो 0.9% एनएस काम में लेते हैं, एड्रेनलिन काम में लेते हैं, ADR इंजेक्शन काम में लिया जाता है, डोपामाइन काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, डोपामाइन काम में लिया जाता है। तो ये सारी की सारी दवाई जो है ये काम में ली जाती है ना। तो इस तरीके से क्या है, और ADR जो है किस रेशियो में काम में लेते हैं, तो 1:10,000 के रेशियो में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, 1:10,000। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एप्गार स्कोर था। और अगर एप्गार स्कोर जो है कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें रिससिटेशन करना पड़ा, तो हमने रिससिटेशन के बारे में पढ़ा। तो ये सारी की सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नोरसेट 2023 के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले लेक्चर में हमने जो है ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने एप्गार स्कोर पढ़ लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम बिशप स्कोर और जो है एक दो स्केल और रहती है हमारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट MCQ जो है सीरीज जो हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अपने कंप्लीट MCQ के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं डेली के डेली। तो वहां से आप MCQ को सीख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे के सारे NCLEX बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे जो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है इसको भेजने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।